हेलो स्टूडेंट, आप सभी के मोस्ट वेलकम है कॉमर्स सेक्शन पे। कॉमर्स एक्शन पे कॉमर्स के सभी सब्जेक्टों का नोट्स वगैरह गैस जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। पहले से भी डाला गया है। आज बीएसटी का डाल रहे हैं, क्लास 12। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बीएसटी में एक समन्वय वर्ड मिलता है जो मंथली एग्जाम हो या आप लोग का ये फाइनल एग्जाम हो रहा है, हर एक एग्जाम में पूछता है। समन्वय बहुत जरूरी है समझने। लोग समन्वय को एक वर्ड में बता देते हैं कि लोगों में एकता करना समन्वय कहलाता है, लेकिन जितना भी हम बताने वाले हैं 4 क्वेश्चन समन्वय पे किए हैं, चारों के आंसर अलग अलग है। तो आज का जो वीडियो है बहुत जरूरी है और एग्जाम में निश्चित है कि आएगा 100%। समन्वय से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले भी जो एग्जाम हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं समन्वय से पूछता ही, हर एक साल पूछता है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए समन्वय की आवश्यकता बहुत पड़ती है। इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। सार किसको बोलते हैं? जिसके बिना चले ही ना, जो हर एक काम में उसका थोड़ा ना थोड़ा हिस्सा हो। इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, समन्वय कहते किसे हैं, यानी समन्वय किसे कहते हैं, समन्वय का डिफिनीशन बताना है। तो समन्वय का डिफिनीशन होगा किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में, यानी किसी भी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। किसी भी व्यवस्था, व्यवसाय या फिर कोई काम हो, एक काम को एक ही व्यक्ति नहीं करते, एक बड़ी सी काम हो उसमें बहुत लोग काम करते हैं, तो उस काम प्लस जितना व्यक्ति कर रहे हैं सब लोगों में सामंजस्य स्थापित कर देना कि एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें। जो काम हो रहा है उस काम से इन लोग को लगाव रहे, प्यार हो जाए, एकदम काम करे लो, एकदम दिल से करे लो। कुछ भी किया जाता है मन से किया जाता है तभी सफलता मिलती है। तो समन्वय जो है ना, सामंजस्य स्थापित करता है, लोगों के बीच एकता की भावना उत्पन्न करता है। यानी किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों में, यानी किसी व्यवस्था, संस्था, कुछ भी, कोई फर्म कुछ भी लें, उसके विभिन्न अंग, जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हो, जितने भी काम हो, जो कुछ भी हो रहा है, विभिन्न विभिन्न उसके भिन्न भिन्न जो अंग हैं, अंगों में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी एकता लाता है, उसी को समन्वय कहते हैं। ये सिर्फ समन्वय का डिफिनीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय प्रबंध का सार क्यों है, यानी समन्वय को प्रबंध का सार क्यों माना जाता है। प्रबंध के तो बहुत से काम है, नियोजन है, नियंत्रण है, ऐसे संगठन है, ऐसे बहुत काम है, लेकिन समन्वय को ही प्रबंध का सार क्यों माना जाता है। प्रबंध के अंतर्गत तो बहुत से काम आते हैं, और किसी को क्यों नहीं माना गया। देखिए, समन्वय को प्रबंध का सार मानने के पीछे कारण है, सब ये शॉर्ट में आंसर हम लिखे हैं, एग्जाम में आप लोग को लिखना होगा तो लिखिएगा लो, समन्वय को प्रबंध का सार मानने के पीछे कारण है, या समन्वय को प्रबंध का सार इसलिए माना जाता है क्योंकि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों का एक हिस्सा है। यानी प्रबंध का देखा जाए ना, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना समन्वय का हो जाए, इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। यानी प्रबंध के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं, छोटे काम से लेकर बड़े तक जो भी काम आता है, या फिर एक संस्था के अंतर्गत जो भी काम आता है, सभी काम में समन्वय की जरूरत पड़ती है, इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। लिखे भी हैं, शॉर्ट में लिखे हैं कि प्रबंध के सभी स्तरों पर नहीं है पे, क्योंकि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों का एक हिस्सा है। यानी प्रबंध के कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें समन्वय ना हो, हर एक काम में समन्वय है, इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। मतलब सार के मतलब ये नहीं कि समन्वय के सिस्टर से प्रबंध का शादी हुआ है इसलिए वो सार, वैसा नहीं है, उसको दूसरा वर्ड बोला जाता है, ये सार है, और उसको समझ ही रहे लो क्या बोला जाता है। आप लोग तो बहुत तेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय की आवश्यकता,
यानी समन्वय की आवश्यकता देखिए, को शॉर्ट में लिखा समन्वय की आवश्यकता, समन्वय की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है? संस्था में समन्वय की आवश्यकता क्यों है? कोई काम कराते हैं तो समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रबंध में समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट में लिखे हैं समन्वय की आवश्यकता। देखिए, प्रबंध के सभी स्तरों पर, यानी प्रबंध के कितने स्तर होते हैं ये तो पहले ही से आप लोगों को पता है, इसके पहले वाले वीडियो में स्तर के बारे में अच्छे से बताया भी गया है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। यानी प्रबंध के सभी स्तरों पर, तीनों स्तरों पर लेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समन्वय की आवश्यकता रहती है या फिर आवश्यकता पड़ती है। यानी प्रबंध के जितने भी स्तर हैं उन सभी स्तरों पर जो भी काम होता है, उच्च वाले जो करे, मध्य वाले जो करे, निम्न वाले जो करे, उस काम का अच्छे परिणाम यानी उस काम में सफलता पाने के लिए समन्वय की जरूरत पड़ती है। अभी बोला ना कि प्रबंध के ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें समन्वय का हिस्सा ना, जो समन्वय के बिना हो जाए। समन्वय के तो बिना होगा, झगड़ा तगड़ा करके भी काम हो सकता है, लेकिन जैसे मन चाहा काम नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी, जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो आंसर है प्रबंध के सभी स्तरों पर, यानी प्रबंध के कोई भी ऐसा स्तर नहीं है जिसपे समन्वय की आवश्यकता ना पड़े। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, समन्वय की आवश्यकता रहती है या फिर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन्वय के कार्य। देखिए, चारों क्वेश्चन का आंसर अलग है, क्वेश्चन भी अलग है। एक ही आप लोगों को लिखवा दिया गया है कि समन्वय किससे बोलते हैं, समन्वय का डिफिनेशन लिखवा कर हाफ पेज लिखवा दिया गया, बस हो गया समन्वय। जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर देना पड़ता है। ये नहीं कि अंदर एक भ्रम रहता है। सबसे ज्यादा विद्यार्थी लोगों को कोई भ्रम है ना पढ़ने के पीछे के कारण, अरे हम तो क्वेश्चन से आंसर बना के लिख देंगे, जब सामने आएगा ना कुछ नहीं बनेगा। जितना मस्ती खोर जो भी किया गया है ना सब याद आएगा एग्जाम में। समन्वय के कार्य देखिए, संगठन में व्यक्ति और समूहों के कार्यों में एकीकरण स्थापित करना होता है। यानी समन्वय के जो कार्य है वो क्या करता है, संगठन में व्यक्तियों और समूहों के कार्यों में, देखिए व्यक्ति हो या फिर व्यक्तियों के समूह हो या फिर कार्य जो हो रहा है कार्य हो, सब में एकीकरण स्थापित करता है, सब में एकता लाता है। एक व्यक्ति हो, व्यक्ति का समूह हो या फिर कार्य हो, जो भी हो रहा हो सब में एकता लाता है। इसका काम यही है कि जितना काम हो रहा है सभी काम के प्लस व्यक्ति के, संस्था में जितना व्यक्ति है सब लोगों में एकीकरण ला देना, एकता की भावना उत्पन्न कर देना, वही समन्वय का काम है। ऐसे बोल दिया जाता है कि एकता ला देना समन्वय है, समन्वय का डिफिनीशन है, तो समन्वय का डिफिनीशन थोड़ी हो जाएगा, वो समन्वय का काम है, समन्वय का डिफिनीशन ऊपर है। तो संगठन में व्यक्तियों और समूहों के कार्यों में एकीकरण स्थापित करना होता है। यानी समन्वय का जो काम होता है, संगठन में जितने व्यक्ति है, व्यक्तियों के समूह है, क्योंकि एक बड़ी सी काम को करने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, व्यक्तियों के समूहों की जरूरत पड़ जाती है, जिसके चलते कार्यों में एकीकरण स्थापित करना, व्यक्ति में प्लस व्यक्तियों के समूहों में प्लस कार्यों में, 3 गो वर्ड याद रखना है। समन्वय कार्य क्या है, तो व्यक्तियों, व्यक्ति के समूहों और कार्यों में एकीकरण स्थापित कर देना समन्वय का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड। ब्रांड तो समझते ही होंगे लोग, बहुत ब्रांड ब्रांड चिल्लाते हैं वो सब। तो ब्रांड बोलते किसको है, ब्रांड का हम डिफिनेशन लिखे, लेकिन ब्रांड किसे कहते हैं, ब्रांड का अर्थ क्या है, कुछ भी आए आप लोग ये लिख सकते हैं। उत्पादकों अथवा निर्माताओं, यानी जो वस्तु का उत्पादन करते हैं या फिर उसको बनाते हैं उन लोग को उत्पादकों और निर्माताओं, ये दोनों में से कोई एक वर्ड भी यूज करके लिखा जा सकता है। तो उत्पादकों एवं निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की, यानी ब्रांड जो होती है ना, कोई भी उत्पादक है जो बड़ी कंपनी संस्था जो चला रहे हैं लोग, वो अपने द्वारा जो वस्तु का उत्पादन करते हैं ना उसकी पहचान होती है कि मेरी इस कंपनी के द्वारा वस्तु का उत्पादन किया गया है। उसका एक लोगो जो ब्रांड होता है, वो लोगो उस पर हर एक वस्तु पर रहेगा। वो लोगो देखकर ही कोई व्यक्ति समझ जाएगा कि ये वस्तु कहाँ से बनी है,
इस वस्तु का कौन सी कंपनी उत्पादन की है, वो होता है ब्रांड चिन्ह। जो तो लिखा है उत्पादकों अथवा निर्माताओं द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिन व्यापारिक चिन्हों का उपयोग किया जाता है वे ब्रांड कहलाते हैं। यानी अपने उत्पादकों की पहचान करने के लिए जिन व्यापारिक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करेंगे उसे ब्रांड कहेंगे। उत्पादकों अथवा निर्माताओं ये दोनों भूल गए तो फिर लिख देंगे किसी कंपनी के द्वारा। किसी कंपनी के द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए, किसी संस्था के द्वारा, किसी फर्म के द्वारा अपने उत्पाद की पहचान के लिए जिन व्यापारिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ब्रांड कहते हैं। अगर ये याद है उत्पादक निर्माता तो सही है, नहीं याद है तो कंपनी फर्म संस्था जो है वर्ड ऐड कीजिए, लिख दीजिए। या फिर वो भी नहीं भूल जा रहा तो वस्तु का जो उत्पादन करते हैं तो अपनी वस्तु को पहचान के लिए जो हम लोग व्यापारिक चिन्ह लगाते हैं उसको ब्रांड कहते हैं। सिंपल। ब्रांड की कुछ विशेषता है, यानी ब्रांड की विशेषता देखिए लोग। सबसे पहला साधारण तथा सूक्ष्म, यानी ब्रांड का जो लोगो हो, जो चिन्ह होना चाहिए बिल्कुल साधारण साधारण रहना चाहिए, ज्यादा डिजाइन वगैरह में नहीं रहना चाहिए, और सूक्ष्म रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए, जो कि कोई भी व्यक्ति पढ़े याद हो जाए। आगे है सरल उच्चारण। सरल उच्चारण के मतलब कि इतना साधारण नाम रखना चाहिए ना जिसको कोई भी व्यक्ति उच्चारण कर दे। जो पढ़े लिखे व्यक्ति रहते वो कितना भी कठिन शब्द रहता है वो लोग उच्चारण कर देते हैं, लेकिन अनपढ़ लोग से उतना कठिन शब्द उच्चारण नहीं होता है। तो इतना ना साधारण नाम रखना चाहिए, इतना सरल उसका उच्चारण होना चाहिए कि तोतले भी एकदम साफ बोल दे। जैसे टाटा है, टाटा के कौन सा व्यक्ति उच्चारण नहीं कर सकता है, जो तोतला होगा वो भी टाटा बोल सकता है, बाटा भी बोल सकता है, नाइक भी बोल सकता है। तो ऐसा कोई उच्चारण नाम रखना चाहिए ना जिसको एकदम बिल्कुल सरल उच्चारण हो, कोई भी बोल दे। तो ये सब होती है ब्रांड की विशेषता। उसके बाद है स्मरणीय। स्मरणीय है, स्मरणीय का मतलब होता है कि याद हो जाए, एक बार पढ़े याद हो जाए। कोई बोल दे टाटा कंपनी, हमेशा के लिए याद हो गया, बाटा याद हो गया। तो ऐसा देखिए सूक्ष्म नाम प्लस सरल उसका उच्चारण हुआ एकदम स्मरणीय, एक बार पढ़ने के बाद व्यक्ति के माइंड में एकदम छप जाए, नाम ऐसा होना चाहिए। आकर्षक, आकर्षक समझते हो ना, फिदा हो जाना, लोग देखे और उस पर फिदा हो जाए। एक बार देखने के बाद जो फिदा हो जाते हैं, माइंड अपसेट हो जाता है, वो वाला आकर्षक नहीं बोल रहे हैं हम, केमिकल वाला क्रीम वाला आकर्षक डिजाइन का बात हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा डिजाइन रहना चाहिए जिसको लोग देखकर आकर्षित हो जाए। नारा युक्त, यानी कोई प्रचार करना हो तो इतना कठिन शब्द ना रख दे जिसको ऊंचे आवाज में उच्चारण ही ना कर पाए। सिंपल सा नाम रखे, जो श्रमिक लोग से कोई प्रचार वगैरह भी करवाना हो तो बिल्कुल एकदम साफ साफ उच्चारण हो। टाटा का प्रचार करना होगा तो कौन व्यक्ति नहीं बोलकर प्रचार कर देगा, बाटा का हो गया, नाइक का, हर एक व्यक्ति बोलकर उसका ऊंचे आवाज में प्रचार कर सकता है। तो एकदम नारा युक्त तो रखना चाहिए। तथा समयानुकूल आदि। समयानुकूल का मतलब होता है कि एक ही बार इतना कठिन है, इतना डिजाइनिंग, इतना बनाकर नहीं रख देना चाहिए जिसको चेंज करने में भी परेशानी हो। तो ये सब स्मरणीय वगैरह रखना चाहिए, साधारण रखना चाहिए जिसको चेंज करने में भी मुश्किल ना हो, आसानी से बदला जा सके। समय के अनुकूल का मतलब कि समय के अनुसार उसको बदला जा सके। यही है आज का आप लोग का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा।